तो बच्चों हम लोग CSIR नेट में बेटा आगे आ गए हैं और हम लोग बेटा आज करेंगे लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन के P/Q। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के बेटा मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए थे, उनकी प्रैक्टिस करिए, है ना। उन्हीं क्वेश्चन को अच्छा होगा कि बार बार करने की कोशिश करिए, जिससे वो सारे मेथड हमारे दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखेंगे। अगर और भी कोई क्वेश्चन होगा तो बता देंगे, टेंशन नहीं पालना, सारे बता देंगे। अगर कहीं का कोई छूटा उटा होगा तो बता देंगे, परेशान ना होना। देखो लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन में बच्चों हम लोग आगे आ गए। इसके कॉन्सेप्ट बेटा हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, है ना। इसके कॉन्सेप्ट बेटा हम लोगों ने पहले भी पढ़े हुए हैं। तो देखो ध्यान देना, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन में जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने बच्चों यहां पर है, वो देखो कुछ इस तरीके से है। 2012 का बच्चों ये क्वेश्चन है और ऐसे करके देखो ये क्वेश्चन यहां पर है कि y बराबर लैम्डा इंटीग्रल 0 to 1। ऐसे क्वेश्चन देखो हम लोगों ने बेटा काफी किए हुए हैं। इस तरीके आपको आते हैं। y ऑफ t dt, ध्यान रखना अंदर जो y होता है वो t का फंक्शन होता है और जो बाहर y होता है वो x का फंक्शन होता है ना। और हमको इसकी आइगन वैल्यू चाहिए, हमको इसकी आइगन वैल्यू चाहिए। आइगन वैल्यू का मतलब हमको कहीं ना कहीं लैम्डा चाहिए। यहां पर आइगन वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि हमको यहां पर लैम्डा की वैल्यू चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन बेटा हम लोगों ने काफी किए हैं। तो वो ये हमें लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखो मैंने क्या बताया था, y बराबर देखो यहाँ ये रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो आप e की पावर x को बाहर ले लीजिए 0 to 1 और e की पावर t और yt dt। e की पावर x को हमेशा हम बाहर ले लेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, इसको हम कुछ कांस्टेंट मान लेंगे। मान लिया मैंने इंटीग्रल 0 to 1 e की पावर t yt dt जो है इसको हमने c मान लिया, c कांस्टेंट मान लिया। तो y बराबर क्या हो गया, y बराबर हो गया लैम्डा और ये हो गया c e की पावर x, ये हो गया। अच्छा अब देखो जो y ये क्या है, ये एक्चुअली y ऑफ x है, जो हमने निकाला है एक्चुअली वो y ऑफ x है और हमें इसमें रखना है y ऑफ t। तो y ऑफ t क्या होगा, लैम्डा c e की पावर t होगा। तो ये y ऑफ t की वैल्यू यहां रख देते हैं उठा करके, है ना। तो क्या होगा देखो, इंटीग्रल 0 to 1 e की पावर t और ये हो गया लैम्डा c e की पावर t dt बराबर हो गया c, ठीक है। देखो लैम्डा c यहां से कांस्टेंट ले लें, ऐसे कुछ काटना नहीं यहां पर। e की पावर 2t dt बराबर c, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर 2t और अपॉन 2 आएगा और 0 to 1 हो जाएगा। अब क्या होगा, t की जगह पर अपर लिमिट, तो e की पावर 2 और t की जगह लोअर लिमिट e की पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगा और यहां पर देखो c हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, एक्चुअली अगर हम एक तरफ लाएं c को कॉमन लें तो हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा बाई 2 ई स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। देखो अब या तो c 0 होगा, अगर c 0 हुआ तो y 0 हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि y बराबर 0 को आंसर यहां पर अपना नहीं मानते हैं, ध्यान देना, है ना। तो ये गलत हो गया। तो इसका मतलब बचा हुआ 1 माइनस लैम्डा बाई 2 ई स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। तो लैम्डा क्या हो गया, 2 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1, यही अपना आइगन वैल्यू का आंसर आ गया। और ये इसमें एक ऑप्शन दिया था जो अपने लैम्डा की वैल्यू आ गई, ठीक है। 2012 में क्वेश्चन आया है, कोई टेंशन नहीं है, सारे करेंगे धीरे करके। चलो आगे बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन है इनको आप आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले बेटा हमको यहाँ पर ट्राई करना है ये वाला पोर्शन, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इसको ना पढ़ करके बाकी चीजें पढ़ते रहते हैं और वो क्वेश्चन में फिर वहां पर क्या होता है कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहां पर मैंने बताया कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन ना लाके डाल दिए जाते हैं, इनको एग्जाम टाइम में करना मुश्किल होता है। हालांकि कई बार इसमें भी ऐसा होता है। देखो 2017 में क्वेश्चन यहाँ बच्चों आया है, फाई ऑफ एक्स है ये। देखो जाकर बेटा सबसे पहले इसकी थ्योरी को पढ़ लीजिए, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है मैंने कैसे बताया था।
ये सारी आपके पास कंप्लीट इसकी थ्योरी है पहले से ही। ऐसे करके देखो दिया गया फाई ऑफ एक्स बराबर ये दिया गया। तो इसमें कहते हैं कि इसका जो होगा वो एक तो ऑप्शन है कि नो सोल्यूशन होगा, दूसरा है यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन होगा, तीसरा यहाँ पर है इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, चौथा भी ऐसे कुछ ऑप्शन दिया गया। देखो ध्यान दो, तरीका सॉल्व करने का हम लोग जानते ही हैं बच्चों। फाई ऑफ एक्स है ये 1 + 2/पाई है, और यहाँ पर देखो ये cos स्क्वायर एक्स को हमने बाहर ले लिया, 0 to पाई हो गया, फाई ऑफ टी डी टी हो गया। अब फिर वही तरीका है क्या बोलो कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कुछ सी मानेंगे, 0 to पाई फाई ऑफ टी डी टी को हम लोग यहाँ पर कुछ सी मानेंगे। तो यहाँ से देखो ये फाई ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 2/पाई, और ये सी हो गया, और ये हो गया cos स्क्वायर एक्स। अच्छा, अब फाई ऑफ टी क्या हो गया, 1 + 2/पाई × c, और ये हो गया cos स्क्वायर टी, है ना। अब देखो फाई ऑफ टी की वैल्यू यहां पर आप पुट करेंगे तो 0 to पाई हो जाएगा, और हो जाएगा 1 + 2c/पाई cos स्क्वायर टी, और डी टी बराबर सी। इसका बच्चों हमें देखो यहां पर इंटीग्रेशन करना होगा। देखो क्या होगा, ये 1 का इंटीग्रेशन टी और पाई हो जाएगा, और प्लस 2c/पाई देखो यहां होगा। cos स्क्वायर टी का जो इंटीग्रेशन होगा वो कहीं ना कहीं है ना साइन में जाएगा। cos स्क्वायर टी का जो इंटीग्रेशन होगा, हाँ क्या होगा देखो करते हैं, cos 2t बराबर क्या होगा, 2 cos स्क्वायर टी - 1 होगा। cos स्क्वायर टी क्या होगा, cos 2t + 1/2 होगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, ये 1/2 बाहर आ जाएगा, cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पर sin 2t/2, और 1 का t हो जाएगा 0 से पाई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा क्या बोलो, पाई + c/पाई, और t की जगह पाई तो 0 + पाई और माइनस सब 0 बराबर c हो जाए। कर लेंगे इतना, तो देखो यहां से क्या मिला, ये मिला पाई प्लस ये पाई से पाई कटेगा c बराबर c, तो c कट गया, c मिला ही नहीं। और अगर c नहीं मिला तो इसका मतलब आपको इस क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि नो वैल्यू ऑफ c मिला ही नहीं। तो जब c नहीं मिला तो इस क्वेश्चन का कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तो आंसर इसका हो जाएगा क्या बोलो, नो सोल्यूशन, क्योंकि c की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल ही नहीं पाई। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बोलो, नो सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन बच्चों इजी हैं। देखो मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पर इजी ही आते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो इसलिए पूरा सिलेबस पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इजी क्वेश्चन कहाँ से आएगा पता नहीं हमको। इसलिए देखो मैंने आपको प्रोबेबिलिटी और ऑपरेशन रिसर्च भी पढ़ा दिया, उसका भी कई बार क्वेश्चन बहुत इजी आता है, उसके भी हम लोग PYQ करेंगे। हालांकि उसको पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि पूरा पढ़ने के लिए फिर वो MSc लेवल का स्टैट्स है, वो थोड़ा सा अलग पोर्शन है, लेकिन कोई बात नहीं, काफ़ी हद तक मैंने पढ़ा दिया आपको उसको, उसके PYQ करा देंगे। देखो ध्यान दो, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, ये है y बराबर क्या है, लैम्डा 0 to 1 3x - 2 और इंटू टी y ऑफ टी डी टी, देखो ये हो गया। अच्छा यहां पर देखो हमें लैम्डा चाहिए, लैम्डा की वैल्यू चाहिए, तो ऑप्शन ये कह रहे हैं कि देखो लैम्डा को कैरेक्टरिस्टिक नंबर भी कहते हैं, लैम्डा को आइगन वैल्यू भी कहते हैं, और लैम्डा को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, नंबर भी कहते हैं। तो यही इन्होंने पूछा है कि कैरेक्टरिस्टिक नंबर क्या होगा, लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी। तो एक तो आंसर है कि ओनली 1, केवल एक वैल्यू लैम्डा की आएगी, दूसरा है कि 2 वैल्यू लैम्डा की आएंगी, ऐसे करके ऑप्शन दिए हैं। इसके बाद दिया है कि मोर देन 2 आएंगी, मोर देन 2। चौथा ऑप्शन है नो वैल्यू, लैम्डा की कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो लैम्डा की वैल्यू हमें चाहिए, लैम्डा को हम आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक नंबर भी कहते हैं। देखो कैसे करना होता है क्वेश्चन को आप जानते ही हैं, y बराबर लैम्डा है,
यहाँ पर देखो x का जो कोफिशिएंट है, x का टर्म उसको बाहर ले लो 0 to 1 और t y ऑफ t dt हो गया। इसको c माना जाए, इसको c माना जाए, इंटीग्रल 0 to 1 t y ऑफ t dt हो गया। तो देखो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हो गया y बराबर लैम्डा इंटू सी और 3x माइनस 2, ये c हो गया। तो y ऑफ t क्या हो गया, y ऑफ t हो गया लैम्डा इंटू सी और 3t माइनस 2। ठीक है, ये y ऑफ t की देखो वैल्यू यहाँ रखी जाए तो c बराबर इंटीग्रल 0 to 1 t इंटू और y ऑफ t हो गया लैम्डा c 3t माइनस 2 dt। तो देखो c बराबर लैम्डा c बाहर आ गया और 0 to 1 3t स्क्वायर माइनस 2t dt देखो यहाँ पर ये आ गया। इसके बाद देखो इसका जब हम इंटीग्रेशन यहाँ पर बच्चों करेंगे तो ये हो जाएगा c बराबर लैम्डा c 3t क्यूब बाई 3 से 3 कटेगा, t की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 1 बचेगा। यहाँ पर भी माइनस ऑफ t स्क्वायर बाई 2 से 2 कटेगा तो ये भी 1 बचेगा। तो इसका मतलब देखो यहाँ पर ये हुआ कि सॉरी ओहो ये पूरा लैम्डा c बाहर है तो ये 1 माइनस 1 तो c यहां पर देखो 0 हो जाएगा और c की वैल्यू 0 का मतलब y की वैल्यू भी 0 हो गई, क्योंकि c यहां रखोगे तो y 0 और y 0 को आंसर नहीं मानते हैं तो इसका मतलब नो लैम्डा, कोई भी लैम्डा हमको नहीं मिला, क्योंकि y बराबर 0 को अपने क्वेश्चन का आंसर आप नहीं मानते हैं, क्योंकि लैम्डा वही लेते हैं जिसके करस्पॉन्डिंग नॉन जीरो सोल्यूशन मिले, ध्यान रखना ये बात। तो इसका मतलब यहां पर आंसर हो गया नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, नो वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक नंबर, यानी कि नो वैल्यू ऑफ लैम्डा। ये अपने क्वेश्चन का बच्चों यहां पर आंसर आ गया। ठीक है, तो कर लेंगे, यही थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा क्वेश्चन करने के बाद कि कैसे कैसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन यहां पर बच्चों आ सकते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं क्या होगा। देखिए इसमें मान लो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ऐसे करके है, 5b सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। मान लो जो 5 है ये इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन है ना, और ऐसे करके दिया गया है 5x बाई 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 0 to 1 e की पावर x माइनस वाई और फाई ऑफ y dy। ठीक है, देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन इन्होंने दिए हैं, ऑप्शन लिखना जरूरी है क्योंकि बिना ऑप्शन के सवाल नहीं होगा। कहते हैं कि फाई ऑफ 0 की वैल्यू ये होगी 20 e की पावर माइनस 1 माइनस 8, या फिर फाई ऑफ 0 ये होगा 20। कहते हैं कि फाई ऑफ 1 ये होगा 22 माइनस 8e। फिर कहते हैं फाई ऑफ 1 ये होगा 22 माइनस 8e की पावर माइनस 1। देखो 4 ऑप्शन दिए हैं, तो क्या करना होगा देखो यहाँ पर हमको कि फिर वही तरीका है कि फाई ऑफ x बाई 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस e की पावर x को बाहर लो, क्योंकि बाकी सब y का फंक्शन है, तो e की पावर माइनस वाई फाई ऑफ y dy। ऐसे यहाँ पर हम कर सकते हैं, e की पावर x को बाहर लेंगे क्योंकि रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन का वेरिएबल y है, y के अलावा जो वेरिएबल है उसको बाहर ले सकते हैं। भाई जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो तो वेरिएबल है, और उसके टर्म को छोड़कर बाकी दूसरा कोई जो भी वेरिएबल होगा उसको हमेशा हम लोग बाहर यहाँ पर निकाल देंगे। देखो ध्यान दो, इसको c कह दिया जाए, है ना, तो यहाँ पर c क्या हो गया, c हो गया इंटीग्रल 0 to 1 e की पावर माइनस वाई और फाई ऑफ y dy। देखो ध्यान दो, यहां से देखो फाई x क्या आ गया, फाई x बाई 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया c इंटू e की पावर x। तो फाई ऑफ x क्या हो गया, ये 2x स्क्वायर प्लस 2c e की पावर x हो गया, है ना। अच्छा, अब देखो यहां से फाई ऑफ y क्या हो गया, 2y स्क्वायर 2c e की पावर y। ये वैल्यू इसमें रखते हैं
तो देखो यहां से c क्या होगा, इंटीग्रल 0 to 1 e की पावर माइनस वाई, फाई ऑफ y देखो ये है 2y² और प्लस 2c e की पावर y dy। अब देखो यहां बच्चों इंटीग्रेशन हमको करना होगा, कर पाएंगे इंटीग्रेशन? अरे भाई ये तो 1 हो जाएगा सीधे सीधे। अब ये y² e की पावर माइनस वाई आएगा, y² e की पावर माइनस वाई का 2 बार इंटीग्रेशन करना होगा फर्स्ट सेकेंड से। कर लेंगे बेटा। अब देखो इंटीग्रेशन मैंने पढ़ाया है आपको, कैसे करेंगे देखो, इसको पहला इसको दूसरा मानेंगे, 0 to 1 भी लिमिट भी है, ये भी ध्यान रखना है। तो पहला दूसरे का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस इंटीग्रल पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन, 0 to 1 हो गया। यहाँ पर देखो क्या हुआ, -1 बाहर है, y की जगह अपर लिमिट तो e की पावर -1, y की जगह लोअर लिमिट 0, यहाँ -2 बाहर, 0 to 1 y इंटू e की पावर -y dy। तो ये पहला दूसरा मान के फिर से करना होगा, कर पाएंगे? तो इसको आप लोग करेंगे। जब आप इसको आप लोग करेंगे तो यहाँ से जो c मिलेगा वो मिलेगा, ध्यान रखना, 10/e-4, ये यहाँ से c की वैल्यू मिलेगी। इसको हम लोग करना होगा, थोड़ा सा कर लेंगे, आसान है। अच्छा अब देखो हमें यहां से चाहिए है 5x, c मिल जाएगा। ये c की वैल्यू यहां रखेंगे बच्चों तो हमको 5x की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि हमें फाई ऑफ 0 और फाई ऑफ 1 चाहिए। तो क्या होगा देखो यहां पर कि फाई ऑफ x, देखो समझो यहां पर फाई ऑफ x की वैल्यू हमको यहां से मिलेगी। देखो ये क्या हो गया, ये हो गया फाई ऑफ x बराबर 2x² प्लस 2e की पावर x, और c देखो ये है 10/e और -4। अच्छा अब देखो यहां पर जरा, जैसे फाई ऑफ 0 अगर मैं निकालूं तो फाई ऑफ 0 क्या होगा, ये 0, ये 2 हो गया, e की पावर 0 1, 10/e -4, तो ये हो गया 20 e की पावर -1 और -8। देखो ये एक यहां पर आंसर है ना, बोलो ये यहां पर एक आंसर बच्चों है, ठीक है, 10 e की पावर -1 और -4, ठीक है। तो ये बच्चों यहां पर फाई ऑफ 0 जब मैंने निकाला तो ये हो गया है 20 e की पावर -1 हाँ, तो ये अपना एक आंसर है, ठीक है। अच्छा फाई ऑफ 1 निकालो, फाई ऑफ 1 निकाला तो 2 + 2 इंटू e, तो 10/e -4, तो 2 प्लस ये हो जाएगा 20 -8e, तो 22 -8e, तो फाई ऑफ 1 देखो ये आ गया। तो a और c देखो यहां पर 2 आंसर बच्चों हमारे सही आ गए, ठीक बात है। तो ये 2 आंसर बच्चों हमारे देखो इसमें सही आ गए हैं, हाँ ठीक है, a और c 2 आंसर सही आ गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, इजी है ये भी, ठीक है। हालांकि वही है कि इजी टफ क्वेश्चन हर जगह बच्चों आते हैं, मतलब, लेकिन चांसेस ज्यादा इजी आने के यहाँ पर रहते हैं। एक आध क्वेश्चन यहाँ भी टफ आया है, ऐसा नहीं है, थोड़ा लेंदी आया। टफ का मतलब लेंदी, टफ कुछ नहीं है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जो भी टफ है इसका मतलब वो लेंदी है, ध्यान रखना। और टफ कुछ नहीं है, टफ तो ऐसा नहीं है कि प्योर मैथमेटिक्स में भी कुछ टफ हो, वहां पर भी चीजें लेंदी हो जाती हैं, लंबे सवाल चले जाते हैं, सब्जेक्टिव के क्वेश्चन उठा करके ऑब्जेक्टिव में रख दिए जाते हैं बिना सोचे समझे, तो वही थोड़े लेंदी हो जाते हैं और कुछ नहीं। देखो ध्यान दो, कहते हैं कि y बराबर दिया गया है लैम्डा इंटीग्रल 0 to 1 6x - t और y ऑफ t dt, है ना। तो कहते हैं कि लैम्डा सेटिस्फाई, लैम्डा क्या सेटिस्फाई करेगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मतलब लैम्डा में 4 रिलेशन दिए गए,
जिनमें से एक रिलेशन देखो ये है, ऐसे करके 4 उल्टे सीधे रिलेशन यहाँ दिए गए हैं और हमें यही सही आंसर है। तो मतलब लैम्डा क्या सेटिस्फाई करेगा? देखो ध्यान दो, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है बच्चों। ये क्या होगा? देखो y, ये y ऑफ x होता है। इसमें देखो समझो ध्यान से, जैसे लैम्डा है और इसको अलग अलग करें, 6x बाहर आएगा तो इंटीग्रल 0 to 1 yt dt होगा, ये है ना। और ये माइनस का लैम्डा इंटीग्रल 0 to 1 तो t yt dt, ऐसे करके देखो ये होगा, क्योंकि ये 6x है ना, मतलब हमारा जो यहाँ पर इसे कर्नल कहते हैं, कर्नल जो है ब्रेक हो रहा है 2 पार्ट में। ये सवाल मैंने कराए थे आपको ऐसे, जिसमें C1 C2 2 कांस्टेंट लेके चलना पड़ता है। करे थे आप लोगों ने सवाल ऐसे, पहले भी मैंने बताया थे बेटा आपको। तो ये लैम्डा इंटू 6x और yt, और यहाँ पर लैम्डा, और ये क्या हो गया माइनस टी वाई टी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर क्या होगा, अब हमको इसको फॉर एग्जाम्पल C1 ले लिया और इसको फॉर एग्जाम्पल C2 ले लिया, तो C1 क्या हो गया? C1 हो गया इंटीग्रल 0 to 1 y ऑफ t dt, और C2 क्या हो गया? इंटीग्रल 0 to 1 t y ऑफ t dt। देखो ये यहाँ पर C2 हो गया, ठीक है। देखो ये y ऑफ x क्या हो गया? ये C1 है, तो 6 इंटू C1 लैम्डा x, और ये हो गया माइनस लैम्डा C2, है ना। ऐसे करके देखो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। सवाल देखो थोड़ा सा लेंथी है बच्चों। अब क्या होगा, ये C1 क्या है? C1 है 0 to 1 y ऑफ t, y ऑफ t की देखो वैल्यू यहां से रखो, 6C1 लैम्डा t माइनस लैम्डा C2 और dt, और यहां पर देखो C2 क्या हो गया? 0 to 1 t, और y ऑफ t देखो यहां से क्या होगा? y ऑफ t देखो यहां से क्या होगा? 6C1 लैम्डा t माइनस लैम्डा C2 और dt। ऐसे देखो यहां पर ये होगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? 6C1 लैम्डा और t स्क्वायर बाई 2 तो 1/2 हो जाएगा, और माइनस लैम्डा C2। ऐसे करके देखो यहाँ पर ये रिलेशन हमको एक मिलेगा, ये कैंसिल होगा तो C1 कॉमन लेंगे तो देखो ये मिलेगा 1 माइनस 3 लैम्डा, है ना, और प्लस का लैम्डा C2 बराबर 0, ठीक है। देखो यहां से क्या होगा? C2 ये हो जाएगा 6C1 लैम्डा t स्क्वायर बाई 2 तो 1/2 बचेगा, और माइनस का सॉरी t स्क्वायर होगा तो t क्यूब बाई 3 होगा तो 1/3 बचेगा, माइनस लैम्डा C2 और ये 1/2 बचेगा। अब देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये हो गया C2 बराबर 2C1 लैम्डा माइनस लैम्डा C2 बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो ये बन जाएगा, क्या बोलो, 4C1 लैम्डा, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4C1 लैम्डा और माइनस का लैम्डा C2 और माइनस का 2C2 बराबर 0। देखो ये हो गया 4 लैम्डा C1 और माइनस का 2 प्लस लैम्डा C2 बराबर 0। अब देखो मैंने बताया था C1 C2 एक्चुअली नॉन जीरो हम चाहते हैं, तो जब हम C1 C2 नॉन जीरो चाहते हैं तो उनका डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो C1 C2 का जब हम देखो डिटर्मिनेंट बनाएंगे, देखो ऐसे बनेगा, ये क्या होगा 1 माइनस 3 लैम्डा और इंटू लैम्डा, और ये क्या हो गया 4 लैम्डा और माइनस ऑफ 2 प्लस लैम्डा बराबर 0। और डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे होती है? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। देखो वही ये आंसर आ गया। डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं बच्चों, है ना, दिस इंटू दिस। भाई डिटर्मिनेंट को मैंने बताया था कि C1 C2 चूंकि हम नॉन जीरो चाहते हैं, तो नॉन जीरो वैल्यू निकालने के लिए डिटर्मिनेंट जो है वो हमेशा 0 होता है। C1 C2 का ये मैंने समझाया था आपको बेटा कि C1 C2 का बनने वाला डिटर्मिनेंट C1 C2 के कोफिशिएंट से, C1 C2 के देखो ये लैम्डा C2 है यहाँ पर, ठीक है, C1 C2 के कोफिशिएंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट जो है वो हमेशा 0 के बराबर होता है। तो दिस इंटू दिस, और ये हमारे देखो क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर आ गया, ठीक है। तो हाँ ठीक है, ये एक्चुअली 3 लैम्डा माइनस 1 है ना, तो ये माइनस इससे मिलके प्लस हो जाएगा। हाँ ठीक है,
तो 2 + लैम्डा 3 लैम्डा -1 -4 लैम्डा स्क्वायर बराबर 0, यही सवाल का आंसर अपने आ जाएगा। ठीक है, करते हैं बच्चों, और भी क्वेश्चन करेंगे, टेंशन नहीं पालो, सब क्वेश्चन करेंगे 1 बाय 1। और ये सब बेटा आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। देखो ध्यान रखना, पहले हम कुछ सवालों में स्ट्रांग हो जाएं तब नए सवाल करने की सोचें। ऐसे बच्चे सोचते हैं कि हम 1000 सवाल कर डालें, मतलब सवाल तो बहुत कुछ करते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। तो उससे अच्छा होगा अगर आप 100 अच्छे सवाल करते हैं तो उनकी बार बार प्रैक्टिस करें कि वो दिमाग में बैठे कि भाई कैसे सवाल करने होते हैं ये। क्योंकि सवाल देख के जब तक आप रिएक्ट नहीं करेंगे ये ऐसे होगा, तब तक सवाल नहीं होगा, क्योंकि टाइम कम होता है बच्चों। ठीक है, लिखो जरा ध्यान से।